नमस्ते, मेरा नाम कमर आगा है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे आने वाले पाकिस्तान के इलेक्शन। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट इलेक्शन होने जा रहा है। इसमें पहले से तय हो गया है कौन प्रधानमंत्री बनेंगे। अच्छी बात ये है कि पाकिस्तान पहले ही तय कर लेता है कि किसको नियुक्ति करनी है। जैसे पिछली दफे उन्हीं ने तय किया था कि इमरान खान होंगे और उनको जिस तरीके से जिताया गया, सेना का बहुत बड़ा योगदान था इलेक्शन के कंडक्ट कराने में, और इसी कारणवश उनको कहा जाता था ये सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। तो अब की उन लोगों ने नवाज शरीफ साहब, जो लंदन में कई साल से थे, जिनसे सेना नाराज हो गई थी, उनसे दोबारा मेल मिलाप हो गया है और अ, उनको वापस बुला लिया गया है ताकि वो इलेक्शन लड़के जीत सके। इलेक्शन कितना फ्री एंड फेयर होगा ये पता नहीं। डेट जरूर तय हो गई है 8 फरवरी, और इलेक्शन करना उनके लिए ये भी जरूरी है कि ताकि वो दूसरे देशों से, पश्चिमी देशों वगैरह से जो उन्हें इमदाद लेनी पड़ती है, मदद लेनी पड़ती है इकोनॉमिक वगैरह, तो वही दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक नेशन है और उसको मदद मिल सकती है। तो इसलिए इलेक्शन वो जरूर कराते हैं। हालांकि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, हम सब जानते हैं, उसके पास कोई खास पावर नहीं होती। वो हर डिसीजन के लिए उसको जितने इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक डिसीजंस होते हैं उसके लिए उसको सेना से अनुमति लेनी पड़ती है। ऐसा निमन सेना उससे बताती है कि आपको क्या करना है। इलेक्शन, नवाज शरीफ को सिलेक्शन जो किया गया है, लाया गया है, वो इलेक्शन लड़ेंगे। और ये भी है कि उनकी पार्टी इस समय काफी कमजोर नजर आती है। अगर वाकई सचमुच ठीक से इलेक्शन हो जाए जिसमें कोई हेरा फेरी ना हो, तो पीटीआई को वहां पे, यानी इमरान खान की पार्टी को वहां कोई हरा नहीं सकता। उनकी बहुत सपोर्ट बेस है। पंजाब के अंदर भी वो, मुझे लगता है कि जीत जाएंगे। मुझे क्या मतलब, जनरल लोगों का इंप्रेशन इस समय, अभी जब जब ये हम बात कर रहे हैं, कि वो है। आगे क्या होगा ये कहना जल्दी है, लेकिन ये है कि लगता ऐसा है कि उनको और उनके जो दूसरे बड़े लीडर्स जितने हैं सभी तो जेल में हैं। वर्कर भी उनके बहुत से जेल में हैं, एक्टिव शहर से पिकअप कर लिए गए हैं। उनको शायद रिहाई न मिले, और उम्मीद इस बात की यह है कि उनको इलेक्शन में खड़े होने की भी परमिशन न मिले। हो सकता है कि उनकी पार्टी ही बैन कर दी जाए। और जहां तक सवाल है बिलावल भुट्टो की पार्टी की, तो वो काफी कमजोर है इस समय, और वो भी प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट है। उन्हें इस बात की नाराजगी भी है कि उनको क्यों नहीं सेलेक्ट किया गया, काहे क्यों उनको नवाज शरीफ को लंदन से बुलाया गया, उनके सारे गुनाह माफ किए गए। तो ये एक वहां पे आपस में इन लोगों की है। लेकिन ये है कि आर्मी की मर्जी होती है, जो आर्मी देखेगी वही होगा। अभी ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ पहली चॉइस नजर आते हैं। अब ये देखना है कि सबको मालूम है, पाकिस्तान की जनता भी अब समझ गई है कि इलेक्शन कैसे होते हैं वहां पे। और दूसरी बात ये कि आर्मी के ऊपर जो जनता का भरोसा था वो भी अब काफी हद तक खत्म हो गया है। आर्मी को सपोर्ट वहाँ की कट्टरपंथी धार्मिक संस्थाएं, यानी जमात इस्लामी या देवबंद वहाँ पे है, या मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, ये सब उनको सपोर्ट करती हैं। और ये सभी लोग जो हैं ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है। सेना भी बेसिकली देखा जाए मजबूरी है डेमोक्रेसी रखना, लेकिन वो भी चाहती है जब मौका मिलता है स्वयं सत्ता हासिल कर लेती है सेना भी। अब उसको भी मुश्किल हो रही, क्योंकि अगर सेना सत्ता हासिल करेगी तो उसकी भी वो छवि नहीं रही जो पहले थी, कि जिसमें वो अपने को कहती थी कि वो इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान की वो मुहाफिज है, यानी गार्डियन है। वो अब उनका ये जो क्लेम था, ये काफी जनता को लगा कि बहुत शैलो है, बहुत इसमें कोई दम नहीं है, ये गलत बात है, वो ऐसा नहीं है। ये वो सेना है जो इसने भारत से हर जंग हारी, और बांग्लादेश इसी के कारण बना, इसके दमन के कारण बांग्लादेश भी बना। हालांकि उसके और भी बहुत से कारण। तो सेना क्या जो नवाज शरीफ साहब का अगर सिलेक्शन होता है तो उनके पंजाब में भी है। तो ऐसे में देखना ये क्या बड़ी संख्या में
पब्लिक वोट डालने आएगी जिसको भरोसा ही ना हो, या कहीं ऐसा भी हो सकता है कि कहीं वायलेंस ना हो जाए वहाँ पे, इसका भी बहुत सा डर है क्योंकि ऑलरेडी बहुत से आतंकवादी संगठन तरह-तरह के वहाँ पे घूम रहे हैं। धार्मिक कट्टरपंथी जो एक तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान, वो तो है ही, जो पाकिस्तान सेना के खिलाफ उसने जिहाद कर रखा है, लगातार अटैक भी कर रहा है। सनी ये पश्तून मिलिशिया है बेसिकली, यानी खैबर पख्तूनख्वा पे से है कि जो ट्राइबल फाटा का जो इलाका था पहले, वहीं के हैं ये लोग, जो कि अब मर्ज हो गया है खैबर पख्तूनख्वा से, वो लोग हैं। दूसरी तरफ ये भी है कि बलूचिस्तान में भी दोनों हैं, सेकुलर भी हैं और रिलीजियस भी हैं, और खैबर पख्तूनख्वा में भी नेशनलिस्ट मूवमेंट बहुत तेज़ी से दोबारा से बढ़ रहा है। गौरतलब बात ये है कि ये वो एरिया है जहाँ पे किसी आज़ादी के समय में बादशाह खान वहाँ पे के लीडर हुआ करते थे, और वो सख्त पाकिस्तानी के खिलाफ थे, बनने के खिलाफ थे। और बलूचिस्तान में के जो नवाब थे केलात के, और दूसरे जो बड़े लीडर्स थे वहाँ पे, वो भी पाकिस्तान बनने के खिलाफ में थे। और सिंध में भी इसी तरह की थी, वहाँ पे भी एक सेकुलर पार्टी सत्ता में थी। पंजाब भी में भी ये मूवमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं था पाकिस्तान के, लेकिन बाद में पंजाब ने फ़ौरन इसको, जब उसको लगा कि पाकिस्तान अब गठन होने वाला है, तो उन्हीं ने तुरंत इसको जॉइन कर लिया। और कहा यह जाता है पाकिस्तान बनने के बाद पंजाब की आर्मी में भी डोमिनेशन था, और पॉलिटिकल पार्टीज में भी, पॉलिटिकल प्रोसेस में, जो तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में भी, सब में उन्हीं का वर्चस्व था। और इसलिए इन्हीं ने, पंजाब ने बाकी प्रांतों को, जैसे सिंध है, बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा, इनको अपनी कॉलोनी बना लिया, और बिल्कुल उसी तरह से ट्रीट करते थे। ये सभी प्रांत, ये तीनों प्रांत बहुत अंडर डेवलप है। जो कुछ डेवलपमेंट हुआ हमने देखा आज़ादी के बाद से, ये पाकिस्तान के गठन के बाद से, वो केवल पंजाब में सबसे ज़्यादा हुआ, बाकी जगहों पे बहुत कम हुआ। और पंजाब ने अपने यहाँ भारत से जो शरणार्थी गए थे यहाँ से वहाँ, उनको भी नहीं बसने दिया, वो सबको कराची भेज दिया। और इस तरीके से देखा जाए कि अब जब सेना की छवि इतनी कमज़ोर हो चुकी है, उसमें वो अगर कुछ ज़्यादा करती, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वहाँ पे वायलेंस हो जाए इलेक्शन के दौर पे, कुछ ना कुछ तो ज़रूर ही हो जाएगा। क्या बड़ी लार्ज स्केल का भी डर लगा हुआ है लोगों को। पाकिस्तान धर्म के नाम पे बना था, और गौरतलब बात ये है कि पाकिस्तान में या किसी भी मुल्क में जो रिलीजियस आइडेंटिटी होती है, उससे ज़्यादा कहीं स्ट्रॉन्ग इथनिक आइडेंटिटी होती है। हमने देखा है कि बलूचिस्तान में वो पहले पश्तून है, बाद में पाकिस्तानी है। सिंध में पहले सिंधी हैं, बाद में पाकिस्तानी है। इसी तरह से पश्तून हो भी यही है की भी यही हालत है। तो चाहे सिंध हो, या ये बिल्कुल अपने को इंटीग्रेट नहीं कर पाए हैं इन देशों से। और इनको यहाँ पे सब जगह सेकुलर मूवमेंट था, उसको इन्हीं ने ख़त्म करके इस्लामिक मूवमेंट को प्रमोट किया। अब दोबारा से उनको एहसास हो रहा है कि इस्लाम के नाम पे ये सेना का एक गेम प्लान था, जिसके तहत उनको उनको मातहत बनाने का, अंदर रखने का। अब वो उनकी तरफ से अ, थोड़ी-सी अटेंशन हटती हुई नज़र आती है। और सेकुलर मूवमेंट ख़ासतौर से पश्तून में तो बहुत ही पावरफुल हो गया है। अ, पश्तून महाफ़िज़ मूवमेंट, और सिंध में भी बहुत से हैं, और वहाँ पे भी है। सिंध में कम है, लेकिन है, शुरू हो गई है, थिंकिंग है। और सिंध में पहले तो जियो सिंध मूवमेंट बहुत जो था सैयद का, वो बहुत पॉपुलर था। तो वहाँ के ऊपर भी है, उनको भी लगता है कि ये जो पार्टी है उस समय, पीपीपी, पीपल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान, जो अ, लेट प्रधानमंत्री भुट्टो साहब की थी, जिनको कि जनरल ज़ियाउल हक ने फांसी दे दी थी। वो एक पॉपुलर लीडर हुआ करते थे। फिर उनकी बेटी नवाज़ उन्हीं ने भी सेना के ऊपर सेना से अपने हाथ में सत्ता लेने की बात की, यानी सिविलियन गवर्नमेंट की सुप्रीमेसी की बात की थी, तो इस वजह से उनको, उनके खिलाफ तख्ता पलटा गया, और उनको सेना ने स्वयं सत्ता अपने हासिल में की, और बाद में उनको फांसी, एक शायम कोर्ट के तहत उनको फांसी दे दी गई।
उनकी बेटी बेनज़ीर भुट्टो ने जब कहा कि सेना को हम बैरक में भेज देंगे अगर हम इलेक्शन में जीत गए, तो उनको भी सत्ता से हासिल करने से रोक दिया गया, बल्कि उनका मर्डर हो गया, असैसिनेशन किया गया एक पब्लिक मीटिंग में, क्योंकि एक कट्टरपंथी जो एक शख्स था जिसका कट्टरपंथी धार्मिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ था, उसने मार दिया। नवाज शरीफ साहब ने सेना के खिलाफ तो कोई ऐसी बात नहीं की, मगर ये जरूर कहा कि भाई सिविलियन गवर्नमेंट को के पास भी पावर होनी चाहिए और भारत से अच्छे संबंध होने चाहिए। ये सेना को बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्होंने यही नहीं बल्कि ये भी किया कि वो स्वयं भारत आ गए जब जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के पहली बार इलेक्टेड हुए थे, तब इस समय सभी सार्क देशों के लीडर्स यहाँ पे मौजूद थे, उसमें वो भी स्वयं आए, उस पर भी सेना नाराज थी। फिर उसके बाद वो लगातार बातें भी करते रहे भारत से संबंध बनाने की। यही नहीं हुआ बल्कि प्रधानमंत्री मोदी जी उनके घर पहुंच गए लाहौर में, तो उससे भी सेना बहुत नाराज थी और बाद में ये देखा गया कि ये इनको हटाया जाए। लेकिन अब सेना चाहती है कि भारत से बातचीत हो। हमने ये देखा है कि जब इंटरनल सिचुएशन बिगड़ती है, क्राइसिस होती है, खासतौर से इकोनॉमिक क्राइसिस जिससे वो गुजर रहा है और पॉलिटिकल दोनों ही इस समय है, तो उसकी कोशिश ये होती है कि भारत से बातचीत शुरू हो जाए और भारत से बातचीत करके वो ये दिखाना चाहते हैं कि वो अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी दिखाना चाहते हैं जिसका प्रेशर होता है कि बातचीत करिए, मसले को हल करें और भारत कर और फिर बातचीत किसी नतीजे पे पहुंचने लगती है तो उससे पहले वो स्कैटल कर देते हैं। अब देखना ये है कि नवाज शरीफ क्या प्रपोजल लेके आते हैं। भारत ने तो साफ कह दिया है कि वो जो है वो जो है बिल्कुल भी बात करने पे तैयार है, मगर उस भारत की जो शर्त है वो ये है कि आतंक और बातचीत साथ-साथ नहीं चलेगा। अगर उनको बातचीत करनी है तो उन्हें आतंक को रोकना पड़ेगा और खास तौर से पाकिस्तान की जो पॉलिसी है आतंक को बढ़ाने की, स्ट्रेटेजिक डेप्थ को, उसको बदलना होगा। तभी ये आतंकवादी और दूसरे जो जितने भी आतंकवादी जिन्होंने भारत के अंदर आके उपद्रव किया है, बेगुनाह लोगों को मारा है, 26/11 के आरोपी हों या दूसरे उसके जो पाकिस्तान के अंदर घूम रहे हैं, उनको अरेस्ट करके भारत के हवाले करना पड़ेगा। उनके खिलाफ उन्हीं ने क्राइम यहाँ पे किया है तो उनके खिलाफ यहाँ पे। अब देखना ये क्या नवाज शरीफ साहब इतना करने में सफल हो पाएंगे, जिससे कि पाकिस्तान की सेना जो है वो बगैर कट्टरपंथी धार्मिक संस्थाओं के नहीं चल सकती, इसलिए कि वही उनको लेजिटिमेसी प्रदान करती है, मान्यता प्रदान करती है उनके एक्शन को। जब वो सत्ता में आते हैं, coup करते हैं, तो फौरन सपोर्ट उनको ये लोग दे देते हैं। पब्लिक के साथ उनका यही पब्लिक फेस भी है। बहरहाल अब देखना ये है कि इलेक्शन कैसा होता है, कितना फ्री एंड फेयर होता है, कितनी पॉलिटिकल पार्टीज उसमें पार्टिसिपेट करती हैं, कितना इलेक्शन कैंपेनियरिंग किस तरीके की होती है, और ये भी देखना होगा कि क्या इमरान खान साहब की जो पीटीआई पार्टी है वो इलेक्शन में भाग लेती है या नहीं, अगर या इमरान खान साहब को इजाजत दी जाती है कि वो इलेक्शन लड़ सके, ये आने वाला समय बताएगा। आज के इस पॉडकास्ट में हम इतनी बात करेंगे। जल्दी ही हम पाकिस्तान के मसलों को लेके हम और दूसरे भी अपने जो पॉडकास्ट हैं वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करें।